Good morning student and welcome in second video of 30 September 2020 and in this video we will learn illustration number 3 मतलब how to solve illustration number 3. In this question is very important question for understanding point of view, understanding of journal and accounting equation both. Now I will read this question. Prove that accounting equation is satisfied. What is accounting equation here? That is a equals to l plus c. This one is accounting equation where a is the function of l plus c and l plus c is the function of a, यानी दोनों एक दूसरे का कार्य करता है, दोनों एक दूसरे का फलन है. नाउ प्रूव दैट अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन ऑल द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ सीताराम हाउस. ये बिजनेस का नाम है सीताराम हाउस. बाय प्रिपेयरिंग द एनालिसिस टेबल, आपको एक एनालिसिस टेबल बना के आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना होगा और उसका जर्नल भी बनाना है. इस क्वेश्चन में दोनों है कंबाइन, यानी जो अभी आपने पढ़ा है इससे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन एज वेल एज जर्नल एंट्री दोनों है. तो इसका मैं आपको सार बताते जाऊंगा और आप नीचे जो है इसमें जो इसका जो सॉल्यूशन बना है वो आप देखते भी जाइएगा और फिर आप उसको आप इस वीडियो से सीख सकते हैं, मैच कर सकते हैं, या आप अपने मन से समझ लीजिएगा कि इसका ये होता है तो इसका सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं और वहाँ से भी आप सीख सकते हैं. आपको सीखना है कि ये क्या कैसे बनेगा. सबसे पहला ट्रांजैक्शन हम लोग उठाते हैं. बिजनेस कमेंस्ड विद कैपिटल ऑफ ₹6 लाख, यानी कि बिजनेस को शुरू किया गया 6 लाख रुपये के द्वारा, 6 लाख रुपये से. तो अगर हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन का हम लोग बनाएं तो कैश में 6 लाख ऐड कर देंगे, कैपिटल में 6 लाख ऐड कर देंगे. कैश एसेट साइड में चला जाएगा और कैपिटल जो है लायबिलिटी प्लस कैपिटल में चला जाता है. आप ये देखते जाइए. और जर्नल एंट्री जो होगा इसका कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हो गया. चलिए आप नेक्स्ट देखिए कि ₹4,50,000 डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट, यानी 6 लाख में जो आपने शुरू किया था इस 6 लाख में से आपने 4,50,000 रुपये उठा के बैंक में डाल दिया तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा. सो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश कम हो जाएगा 4.5 लाख रुपये से, 4,50,000 से, इसलिए कैश क्रेडिट हो जाएगा. तो जर्नल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. और अकाउंटिंग इक्वेशन में इसका इफेक्ट पड़ेगा कि हम एक बैंक असेट साइड में एक बैंक का अलग से कॉलम बनाएंगे, उसमें प्लस 4,50,000 कर देंगे, जोड़ देंगे 4,50,000 और कैश में जो 6 लाख पहले था उसमें से 4.5 लाख माइनस करके 1,50,000 हमारे पास बचेगा. नाउ मूव टू ट्रांजेक्शन नंबर 3. आप देखिए प्लांट एंड मशीनरी परचेज बाई पेइंग 30,000 इमीडिएटली, यानी 2,30,000 का प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है. तो अकाउंटिंग इक्वेशन में इसका असर क्या होगा कि प्लांट एंड मशीनरी का एक कॉलम बनाएंगे, उसमें 2,30,000 प्लस कर देंगे एसेट साइड में ही, 2,30,000 प्लस कर देंगे प्लांट एंड मशीनरी का एक कॉलम बनाकर, और 30,000 जो है 30,000 कैश में से माइनस कर देंगे. तो इसका मतलब साफ हो गया कि 2,30,000 का आपने ख़रीदा है सामान, 2,30,000 का प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है और मात्र 30,000 पेमेंट किया, 30,000 पेमेंट किया. इट मीन्स 2 लाख इज स्टिल लेफ्ट और ये 2 लाख के लिए आपका लायबिलिटी बनेगा क्योंकि इसको आपको फ्यूचर में पे करना है. तो लायबिलिटी में एक कॉलम बनाएंगे क्रेडिटर का और उस क्रेडिटर में प्लस 2 लाख कर देंगे. तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन इसका हो जाएगा. अब इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, तो इसका जर्नल एंट्री जैसे प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स है इसलिए प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा. प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट अमाउंट होगा 2,30,000 और यहाँ पे 2 क्रेडिट बनेगा. 2 क्रेडिट इसलिए बनेगा कि एक क्रेडिट बनेगा कैश पेमेंट के लिए, तो टू कैश अकाउंट 30,000 क्योंकि कैश आपका अकाउंट से घट रहा है इसलिए कैश माइनस हो जाएगा, यानी कैश क्रेडिट हो जाएगा. और 2 लाख का जो है क्रेडिटर बढ़ रहा है और क्रेडिटर आपका लायबिलिटी होता है जो कि इंक्रीज़ कर रहा है. सो लायबिलिटी यानी कि क्रेडिट हो जाएगा टू क्रेडिटर्स 2 लाख. तो लेट्स सी इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा. देखिए सी, ये 2,30,000 से आपका डेबिट हुआ है और ये कैश 30,000 से क्रेडिट हुआ है और क्रेडिटर्स 2 लाख से क्रेडिट हुआ है. और अकाउंटिंग इक्वेशन में ये दोनों चला जाएगा आपके लायबिलिटी साइड में, सॉरी ये कैश में से माइनस हो जाएगा एसेट साइड में, ये लायबिलिटी साइड में चला जाएगा और ये एसेट में चला जाएगा. नाउ मूव टू नेक्स्ट. परचेज गुड्स वर्थ ₹40,000 एंड कैश एंड ₹45,000 ऑन अकाउंट. परचेज गुड्स फॉर कैश एंड 45,000 ऑन अकाउंट. ये जो मुझे समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा इंग्लिश का इसमें लैंग्वेज थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है. जो मुझे समझ में आ रहा है ये है कि सामान खरीदा और सामान खरीदने के बदले 40,000 रुपया कैश दिया और 45,000 का अकाउंट से ट्रांसफ़र किया है. या इसका मीनिंग ये भी जा रहा है कि आपको 45,000 का उधार खरीदा है.
तो इसका सॉल्यूशन देख के ही समझ में आएगा कि ये क्या लिखा हुआ है, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन देता नहीं है जनरली जिसका मीनिंग क्लियर हो। हाँ सी, दैट्स गुड। ये उधार खरीदने का मीनिंग निकला है यहाँ। परचेज अकाउंट डेबिट अब 85 का हो जाएगा, जिसमें कि 40,000 रुपये आपने कैश पेमेंट कर दिया और बाकी उधार हो गया 45,000 का। तो उधार के लिए हम लोग क्रेडिटर्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, और यहाँ कैश अकाउंट क्रेडिट इसीलिए हुआ कि आपका 40,000 कैश घट गया। अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या हो जाएगा, स्टॉक बोल के एक कॉलम बनेगा एसेट साइड में, और वहाँ पे स्टॉक में हम लोग 85,000 ऐड कर देंगे। 85,000 स्टॉक में प्लस 85,000 कर देंगे। इसका असर ये होगा कि कैश में से 40,000 माइनस कर देंगे, और ये जो है लायबिलिटी साइड का एक कॉलम बनेगा, क्रेडिटर में इसको ऐड कर देंगे प्लस 45,000। और ये क्रेडिटर ऑलरेडी आपका 2 लाख से यहाँ पे है, वहाँ पे आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में 2 लाख से पहले ही मिलेगा, और उसमें और 45,000 जोड़ के 2,45,000 कर देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका जो है वो है आपको पेड चेक रुपीज़ 2 लाख टू दी सप्लायर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। देखिए प्लांट एंड मशीनरी को जो हमने खरीदा था 2 लाख रुपया जो बचा हुआ था, वो अब दे रहे हैं। प्लांट एंड मशीनरी का 2 लाख रुपया अभी दे रहे हैं, उसके लिए आपने चेक पेमेंट किया। तो सिंपली वही होगा जो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि वहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ था कि आपने किससे ख़रीदा है, तो वहाँ नाम नहीं लिखा हुआ था, इसलिए हम लोग क्रेडिटर नाम वहाँ पे दे दिए थे। क्रेडिटर का मतलब वही होता है कि जिससे हम उधार सामान खरीदे हैं, तो यहाँ पर जो है उसका नाम नहीं लिखा हुआ, चूँकि आप उसको पे कर रहे हैं, सो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिटर अकाउंट डेबिट होने से क्रेडिटर घट जाएगा। जाहिर सी बात है कि अगर आपको टोटल 2,45,000 अब देना था, उसमें से आपने अगर 2 लाख रुपया दे दिया है, तो 2 लाख रुपया 2,45,000 में से घट जाएगा, यानी क्रेडिटर कम हो जाएगा। तो 2 लाख रुपया आपका कम हो गया क्रेडिटर। सो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश नहीं होगा, चेक आपने दिया है, सो बैंक अकाउंट होगा। जर्नल एंट्रीज का होगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2 लाख रुपया। इसको फिर से समझिए, क्रेडिटर्स अकाउंट 2 लाख रुपया, क्योंकि आपने 2 लाख रुपया आपने दे रहे हैं क्रेडिटर को दे रहे हैं, इसलिए क्रेडिटर का नाम लिख देंगे, और बैंक आपका घट जाएगा, इसलिए बैंक क्रेडिट हो गया। और इसका अकाउंटिंग इक्वेशन में ये इफेक्ट पड़ेगा, अगर अकाउंटिंग इक्वेशन बना हो इसका, तो आप देख सकते हैं सी ट्रेड क्रेडिटर्स है, नॉन ट्रेड क्रेडिटर्स है, ये आपका 2 लाख है यहाँ पे, और ट्रेड क्रेडिटर्स में 45,000। ठीक है, आप दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे फिर से आपका 2 लाख रुपये यहाँ घट गया है ना, तो आप देख सकते हैं ये भी चीज़ को यहाँ पे है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा क्या है देखना पड़ेगा। हाँ, 70,000 कैश सेल ऑफ गुड्स 50,000। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि आपने 70,000 रुपये का कैश का सामान बेचा है कैश में लेके, यानी इसका जो कैश सेल्स हो गया। तो दुनिया का सबसे इजी जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 70,000 हो गया जर्नल एंट्रीज का। लेकिन वही अकाउंटिंग इक्वेशन में इसका असर होगा कि आपको स्टॉक में से 50,000 का माइनस करना होगा, स्टॉक में से 50,000 माइनस होगा। ये अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए है, ये इसका जर्नल एंट्री पे कोई असर नहीं पड़ता है। स्टॉक में से अकाउंटिंग इक्वेशन में आप फिर से देखिए, स्टॉक में से 50,000 माइनस होगा, कैश में 70,000 ऐड हो जाएगा, क्योंकि आपको 70,000 रुपया बेचने से प्राप्त हुए हैं, इसलिए 70,000 कैश में ऐड हो जाएगा, और 20,000 रुपया कैपिटल में ऐड हो जाएगा एज ए प्रॉफिट। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट, विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर। जो विड्रॉन के बारे में मैंने आपको बोला था पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसके लिए जर्नल एंट्री होता है। ड्राइंग स्पेशल नाम है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट जब भी कोई पर्सनल यूज़ के लिए होगा। प्रोप्राइटर मतलब होता है मालिक, जब भी सामान निकाले मालिक या कैश निकाले, तो ड्राइंग्स को हम लोग डेबिट करेंगे। हिसाब उसका भी रखना पड़ेगा, मालिक ही निकाल रहा है कैश अपने बिजनेस से, चाहे सामान निकाल रहा है, लेकिन उसका भी हिसाब लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि अकाउंट हर इस तरह का इकोनॉमिक इवेंट को रिकॉर्ड करता है। तो मालिक निकाला, क्योंकि मालिक को बिजनेस से सेपरेट माना जाता है। बिजनेस में बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल जो है यही बताता है कि मालिक अलग है एंटिटी, और बिजनेस बिल्कुल अलग एंटिटी है, दोनों का अलग अलग अस्तित्व है। तो इसलिए मालिक भी अगर पैसा निकालेगा तो उसका हिसाब रखना पड़ेगा, और उसका नाम है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। और यहाँ पे आपको कैश निकाला है, सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि अगर कैश के बदले सामान निकाले तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट होगा सामान निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पर अगर कैश निकाला है तो जर्नल एंट्री होगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हम मूव टू, आप देखिए इंश्योरेंस पेड बाई चेक। इंश्योरेंस पेड बाई, जो बड़ा सिंपल है, इंश्योरेंस आपका एक्सपेंसेस है। इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिकॉज पे बाई चेक है। अगर कैश पेमेंट होता तो लिखते हैं इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट,
चलिए नेक्स्ट है ये सैलरी ऑफ 5500 इज आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब ये हुआ कि सैलरी देना था 5500 रुपया लेकिन दिया नहीं, तो ये भी एक स्पेशल जर्नल एंट्री है जो अभी नहीं देना चाहिए था। ये स्पेशल जर्नल एंट्री हो जाता है क्योंकि इसमें हमने पैसा नहीं चुकाया है। तो इसका इन जनरल एंट्री आपको याद रखना पड़ेगा, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू, अगर कैश दिया रहता, अगर उसने कैश देता तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश होता, अगर सैलरी को चेक से पेमेंट किया होता तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होता है। और अगर नहीं दिया है तो ये वर्ड याद रखिएगा, आउटस्टैंडिंग, O/S आउटस्टैंडिंग पढ़ते हैं हम लोग इसको, O/S आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, बस आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी। इसका जनरल एंट्री आप देख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट लीजिए, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, सिंपली लिख दिया सैलरी आउटस्टैंडिंग 5500 रुपया। एंड एट लास्ट आइए जो ट्रांजैक्शन है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी एक लायबिलिटी है, ठीक है, तो वो लायबिलिटी में आपको दिखाना होगा। एंड लास्ट आप देखिए फर्नीचर ₹30,000 पेड इन कैश, तो बिल्कुल आसान सा है, आप फर्नीचर खरीद रहे हैं, फर्नीचर को असेट्स माना जाता है, इसलिए असेट्स अकाउंट यानी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा। फर्नीचर बढ़ रहा है आपके व्यवसाय में इसलिए फर्नीचर डेबिट हो जाएगा, और कैश कम हो रहा है इसलिए कैश क्रेडिट हो जाएगा, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट इसका जनरल एंट्री होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और फाइनली सबका ये पूरा टोटल कर देंगे डेबिट और क्रेडिट का, एक ही तरफ, दोनों तरफ एक ही आना है। और आप देखिए इसका जो दिया है अकाउंटिंग इक्वेशन, तो इसमें अलग अलग करके दिया है, जैसे क्रेडिटर को आप एक ही, इसको दोनों को आप एक ही कॉलम में बना सकते हैं। तो इसमें ट्रेड क्रेडिटर, नॉन ट्रेड क्रेडिटर, ट्रेड क्रेडिटर मतलब व्यवसाय से संबंधित, जैसे प्लांट खरीदा था, वो प्लांट जो है एसेट है, इसलिए ये नॉन ट्रेड माना है कि वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, वो एसेट से रिलेटेड, इसलिए इसको नॉन ट्रेड क्रेडिटर्स बोला है। आप इसको एक साथ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको अलग अलग ही दिखाएं, ठीक है। तो ये हो गया, और ड्राइंग्स का और मुझे कुछ नहीं बोलना है, सैलरी आउटस्टैंडिंग और ड्राइंग्स का ही आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में बताने की ज़रूरत है, बाकी सारा आप जानते हैं। तो ड्राइंग्स के लिए जब हम लोग यहाँ पे देखिए, ड्राइंग्स हमारा कौन सा एंट्री है, ये नंबर 7 है, और ये चलो 7, 8 और 9 मैं आपको बता देता हूँ स्पेशली कि इसका अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या असर होगा। तो 7th में आइए आप, यहाँ पे आप देखिए 7th में 35,000 कैश में से माइनस कर दिया है, यानी पैसा निकाला है बिजनेस से, इसलिए कैश माइनस हो गया। सीधा बात है, कैश माइनस हो जाएगा क्योंकि आप पैसा निकाले हैं, और ये कहीं नहीं जाएगा, ये सीधे कैपिटल में जाके माइनस हो जाएगा, और इधर आपको सीधे कैपिटल में, आप देखिए यहाँ कैपिटल में माइनस किया है। ये टोटल का भी कॉलम बनाने का कोई ज़रूरत नहीं, दोनों साइड टोटल का बना हुआ है, इसको ही बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। नंबर 8 जो था वो था इंश्योरेंस पेड बाई चेक। तो पेड बाई चेक करेंगे तो आपका बैंक अकाउंट घट जाएगा, इसलिए बैंक अकाउंट को 2500 से घटा दिया 2500 से इंश्योरेंस पेड बाई चेक। और इंश्योरेंस एक प्रकार का एक्सपेंसेस होता है, क्योंकि एक्सपेंसेस, हर एक्सपेंसेस से हमारा लॉस होता है, और लॉस जो सीधे आप कैपिटल में घटा दीजिए। आप प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में ऐड कर दीजिए, लॉस होगा तो, यानी जितना भी एक्सपेंसेस है, जितना भी एक्सपेंस हो, सैलरी हो, ये इंश्योरेंस हो, एक्सपेंस जो भी हुआ, यानी जो भी खर्च आप समझते हैं, उसको आप कैपिटल में से सीधे माइनस कर दीजिए अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते समय। अब जैसे कि मान लीजिए फर्नीचर आप खरीदें, तो फर्नीचर आपके लिए खर्च नहीं माना जाएगा, वो एसेट्स माना जाएगा, इसलिए फर्नीचर के लिए स्पेशल कॉलम ही एसेट साइड में बना देते हैं, है ना। जैसे कि सी फर्नीचर, ये देखिए फर्नीचर का ये स्पेशल कॉलम बना हुआ है फर्नीचर का। और फर्नीचर हम कब खरीदे हैं, ट्रांजैक्शन नंबर 10 में खरीदे हैं। फर्नीचर 30,000 का यहाँ पे ऐड हो गया, प्लस 30,000 सीधा हो गया है, और 30,000 कैश से माइनस हो गया। तो फर्नीचर खरीदना हमारे लिए लॉस नहीं माना जाएगा, इसलिए हम कैपिटल से इसको कोई ताल्लुक नहीं है।
और आइए 9 नंबर जो था हमारा था आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये देखने वाली बात है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी और सैलरी का क्या ट्रीटमेंट किया है। तो पहले मैं बता दूं कि सैलरी एक प्रकार का एक्सपेंसेस है, इसलिए वो एसेट साइड में नहीं दिखाएंगे, उसको नहीं दिखाएंगे। एक्सपेंसेस है इसलिए वो सीधे कैपिटल में माइनस होगा। तो आई थिंक वो शायद 5500 ही है। अमाउंट चेक करना पड़ेगा मुझे सैलरी आउटस्टैंडिंग का। 5500 है ना सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो इसका ट्रीटमेंट जो अकाउंटिंग इक्वेशन में होगा वो आप देखने वाले है कि ये 5500 हम सीधे हम यहाँ इससे माइनस कर देंगे। और आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारा एक लायबिलिटी, इसलिए लायबिलिटी में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे इसको दिखाया गया है, आप देखिए ये यहाँ प्लस हुआ है और यहाँ माइनस हुआ है। ये कैपिटल में से माइनस हो गया एज ए लॉस, और ये आउटस्टैंडिंग हमारे लिए लायबिलिटी है, इसलिए लायबिलिटी इंक्रीज हो गया। तो इस तरह से आप अकाउंटिंग इक्वेशन, ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है मैं एग्ज़ाम लूँ तो इसमें पूछूँ भी इसी से सवाल कुछ इलस्ट्रेशन 3 से। तो इसको आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नेक्स्ट क्लास में आकर आप हमसे पूछ सकते हैं, गाइडेंस क्लास में आके पर्सनली पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। लेकिन पूछिए ज़रूर, छोड़िए मत। जो पढ़ाई चल रही है बहुत धीरे धीरे चल रहा है, और आप जो है उसका आनंद लीजिए। जहाँ ना समझ में हाँ पूछिए। अभी थोड़ा समय है तो मैं इसको डिस्कस कर लूँ। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2 जो है यहाँ पे, स्टेट द टाइटल ऑफ अकाउंट्स अफेक्टेड, यानी कि आपको बताना है कि टाइटल मतलब हो गया कि कौन सा अकाउंट, यानी उसका नाम बताना है कि कौन सा अकाउंट जो है प्रभावित हुआ है। एंड टाइप ऑफ अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, और कौन सा अकाउंट डेबिट और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। यानी आपको 2 अकाउंट या 3 अकाउंट का नाम बताना है जो प्रभावित हुआ हो, और उस तीनों या इस दोनों में से कौन सा डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा। पहला देखिए, भानु कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। तो इसमें 2 अकाउंट प्रभावित हो रहा है, वो है कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। दूसरा प्रभावित हो रहा है उसका नाम है कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। फिर आइए नेक्स्ट है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमेश। यहाँ साफ लिखा हुआ है रमेश से उधार सामान खरीदे हैं। तो यहाँ 2 अकाउंट जो प्रभावित हो रहा है उसका नाम है परचेज अकाउंट और रमेश अकाउंट, है ना। क्रेडिट अकाउंट बोल के कुछ नहीं होता है। तो 2 अकाउंट जो प्रभावित हो रहा है वो परचेज या गुड्स अकाउंट बोल के कुछ नहीं होता। गुड्स भी बहुत जगह बहुत बच्चों ने, बहुत मुझे एक्सपीरियंस है, गुड्स लिख देते हैं, स्टॉक लिख देते हैं, जबकि कितनी बार बताया जाता है कि जो सामान बेचने के लिए लाया जाता है उसके लिए हम लोग स्पेशली परचेज नाम से अकाउंट बनाते हैं, परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो इसमें 2 जो अकाउंट प्रभावित हो रहा है 2 में, वो है परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट, यानी परचेज अकाउंट डेबिट होगा और रमेश अकाउंट क्रेडिट होगा। नेक्स्ट आइए गुड्स सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो इसमें जो 2 अकाउंट प्रभावित हो रहा है, पहला सेल्स, दूसरा कैश। और ये बहुत ईजी जाना नहीं चाहिए भाई, कैश अकाउंट डेबिट होगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। पेड सैलरीज, आप सैलरी ज़रूर पे किए हैं तो पे इन फॉर्म ऑफ कैश किए होंगे, चाहे चेक किए होंगे, चाहे बैंक किए होंगे, चाहे ऑनलाइन किए होंगे, किसी तरह से आपने सैलरी दिया। तो 2 अकाउंट जो प्रभावित होगा, वो पहला प्रभावित होगा सैलरीज अकाउंट और दूसरा प्रभावित होगा आइदर कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। और अब अगर नहीं दिए हैं, आउटस्टैंडिंग रह गया, अगर आउटस्टैंडिंग रह गया तो वो होगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। उसमें दूसरा अकाउंट जो प्रभावित होगा वो होगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, यदि सैलरी आपने नहीं दिया है तो। यानी अगर क्वेश्चन में लिखा है कि सैलरी अनपेड, या लिखा रहता है कि आइडेंटिफाई टाइटल ऑफ अकाउंट्स विच इज़ अफेक्टेड, और क्वेश्चन दिया हुआ है अनपेड सैलरी, तो इसमें जो 2 अकाउंट अफेक्टेड होगा वो है पहला सैलरी अकाउंट, दूसरा आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। और सैलरी अकाउंट डेबिट होगा और आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट क्रेडिट होगा। देना ये परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब यहाँ साफ लिखा हुआ है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। तो दूसरा जो अकाउंट प्रभावित होगा वो कैश है और पहला जो अकाउंट प्रभावित होगा फर्नीचर है। तो और जर्नल एंट्री या आप कह सकते हैं कि कौन सा डेबिट होगा, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो इस तरह से टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो गया हमारा।
आप वो यहाँ पे भी लिखा हुआ है बोरोड फ्रॉम बैंक, बोरोड फ्रॉम बैंक यानी बैंक से उधार लिया। तो बैंक से उधार लेंगे तो हमारा दो अकाउंट प्रभावित होगा, क्योंकि बैंक से आप उधार लेंगे तो आप बैंक से क्या उधार लीजिएगा, जरूर कैश ही लीजिएगा। तो पहला अकाउंट जो इफेक्टेड होगा वो कैश होगा और दूसरा इफेक्टेड होगा बैंक अकाउंट। कैश आपके पास आ रहा है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट, और बैंक के बैलेंस आपका कम हो जाएगा इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट, यानी जर्नल एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंड द टू अकाउंट विच इज अफेक्टेड, नंबर 1 इज कैश अकाउंट, नंबर 2 इज बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, और यू कैन से बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। नेक्स्ट है ये सोल्ड गुड्स टू सरिता। सरिता को सामान बेचा, तो इसमें दो अकाउंट जो प्रभावित होगा वो होगा सरिता अकाउंट और सेल्स अकाउंट। एज यू कैन सी सोल्ड गुड्स फॉर कैश नहीं है, इट इज रिटन सोल्ड गुड्स टू सरिता ओनली। सो नथिंग इज मेंशन्ड एज दिस इज कैश और बैंक, नथिंग इज मेंशन्ड, इसलिए हम लोग इसको मानेंगे कि क्रेडिट सेल है, क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल। याद रखिएगा इसको बोलते हैं उधार बिक्री, जो कि दुकानदारों की सबसे बड़ी समस्या है। उधार बिक्री, ब में नहीं होगा, बिक्री, क्रेडिट सेल। तो उसमें उस पार्टी का नाम जरूर लिखेगा जिसको उसने बेचा। जैसे इस पार्टी का नाम सरिता है तो दुकानदार उसका नाम जरूर लिखेगा कि सरिता नाम का आदमी को हमने बेचा है। तो सरिता नाम की औरत हो जाएगी यहाँ पे, खैर सरिता। तो जर्नल एंट्री होगा सरिता अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सरिता डेबिट हो जाएगी, सरिता डेबिट टू सेल्स, बिक्री, बिक्री में ऑलवेज सेल्स क्रेडिट होता है। देन है कैश पेड टू रमेश ऑन अकाउंट। जरा देखिए रमेश से कुछ उधार खरीदा था क्या, जो रमेश को पैसा पे कर रहा है। नंबर 2 में देखिए आप, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमेश, 40,000, 40,000 का हम सामान उससे उधार खरीदे हैं, इसीलिए हम 40,000 उसको पे करेंगे। पे कम भी कर सकते हैं, कितना पे किया है देखिए आप देखिए रमेश को 20,000 ही पे किया है। तो इसमें जो दो अकाउंट इफेक्टेड होगा वो होगा रमेश और कैश, और जनरल जो होगा रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यानी अभी भी रमेश को 20,000 रुपया देना है, क्योंकि टोटल देना था 40,000, 40,000 में 20,000 दिया, अभी 20,000 अभी भी बाकी। एट लास्ट लिखा हुआ रेंट पेड। तो इसमें जो दो अकाउंट इफेक्टेड होगा वो होगा पहला रेंट अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट। रेंट अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो इस तरह से आपको ये लिख दिया है। 9 ट्रांजैक्शन के लिए आपको ये टेबल बना दिया है, ये ट्रांजैक्शन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन नेम ऑफ अकाउंट इफेक्टेड, तो वो आप दे दीजिएगा जो भी मैंने बताया। और टाइप्स ऑफ अकाउंट आपको चूज़ करना है। आप देखिए कि एसेट्स है कि लायबिलिटी है कि कैपिटल है कि रेवेन्यू है और एक्सपेंसेस है। ये 5 भाग में आप उसको बांट सकते हैं। जैसे सेल्स मैं बता दे रहा हूँ, सेल्स रेवेन्यू होगा, फर्नीचर एसेट्स होगा, और डेटर और क्रेडिटर देख लीजिएगा। अगर डेटर है, डेटर मतलब उधार बिक्री जब आपने किया है, जैसे कि सरिता को आपने बेचा था, सरिता को, तो वो आपका डेटर कहलाएगा, डेटर एसेट्स होता है, तो एसेट्स हो जाएगी। और रमेश जैसे उधार खरीदा था तो रमेश लायबिलिटी हो जाएगा आपका, वो क्रेडिटर हो जाएगा। कैपिटल एक ही था, एक ही बार प्रभावित होगा फर्स्ट ट्रांजैक्शन में, कैपिटल अकाउंट जो होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बाकी रेंट आप देख रहे हैं, रेंट वो क्या है, एक्सपेंसेस है। बोरोड फ्रॉम बैंक, तो कैश और बैंक दोनों असेट्स है, कैश और बैंक दोनों असेट्स है हमारा, ठीक है। और रेवेन्यू के लिए आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर रेवेन्यू भी दिया हुआ है, तो सेल्स आपके लिए रेवेन्यू है, सेल्स रेवेन्यू है। पेड सैलरीज आपके लिए एक्सपेंसेस है, फर्नीचर आपके लिए एसेट्स है, ठीक है। परचेज आपके लिए एक्सपेंसेस है, परचेज एक्सपेंसेस है। और रमेश आपके लिए लायबिलिटी बन जाएगा, क्रेडिटर है। भानु कमेंस्ड विद बिजनेस विद कैश, भानु से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे कैश एसेट्स और कैपिटल लायबिलिटी है। कैपिटल कैपिटल ही है, लायबिलिटी बोलने की ज़रूरत ही नहीं, उसके लिए तो स्पेशल बताया ही गया है कि बताइए उस 5 में से वो कैपिटल ये। तो इस तरह से ये हो गया। अब आप इफेक्ट बता सकते हैं कि इंक्रीज़ कर रहा है कि डिक्रीज़ कर रहा है, वो आप कर लीजिएगा। और करके इसका भी आंसर होता है पीछे साइड में, उससे मिला लीजिएगा। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम लगे तो मुझे पूछ लीजिए। और इसके बाद जो हमारा अकाउंट्स का क्लास होगा उसमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे, दैट इज़ अकाउंटिंग एंट्रीज अंडर GST।
जीएसटी में काउंटिंग एंट्रीज कैसे होता है, तो इसको भी आप पढ़ के रख सकते हैं फ्यूचर में, जब भी हम डिस्कस करेंगे तो आपको आसानी होगी समझने में थोड़ा सा भी। तो चलिए, थैंक यू सो मच।